SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हम आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड टीयर डक्ट। सबसे पहले इन शॉर्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास इन शॉर्ट टॉपिक है व्हाट इज़ टीयर डक्ट। टीयर डक्ट बेसिकली क्या होते हैं? टीयर डक्ट इज़ आर ट्यूब्स, ये ट्यूब्स होती हैं। टीयर डक्ट प्रोड्यूस द टीयर, जो टीयर डक्ट होते हैं ये ट्यूब्स होती हैं और इसमें प्रोड्यूस होते हैं टीयर्स, आंसू जो हमारे होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड लुब्रिकेट ऑफ द ह्यूमन आई, और ये हमारी जो इंसानी आँख होती है उसको लुब्रिकेट रखते हैं, मीन्स के उसको वेट रखते हैं। टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड्स, टीयर्स जो हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लोकेटेड इन द अपर आउटर पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, अब जो अपर आउटर पोर्शन होता है, बाहर वाला आँख का पोर्शन होता है, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। अंदरूनी एंड अंदर आँख के अंदर साइड, आईलिड के ऊपर वाली साइड पे जो पोर्शन होता है वहाँ पे ये होते हैं। टीयर ड्रेन इनटू अ टीयर डक्ट, टीयर डक्ट में जो हमारे आंसू हैं वो ड्रेन होते हैं थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ योर आई नियर योर नोज, आँख नोज के बिल्कुल करीब और आँख के अंदर ये होते हैं, यानी आँख के अंदर होते हैं लेकिन नोज़ वाली साइड पे होते हैं, नोज़ के करीब होते हैं। जब हम रोते हैं तो ये जब हमारे नोज़ से पानी बहता है तो ये बेसिकली वो टीयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे फ्लो कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, ठीक है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड नेजल लैक्रिमल डक्ट, इसको नेजल लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। इफ दिस डक्ट इज ब्लॉक्ड, अगर ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, द टीयर्स विल बिल्ड अप, टीयर्स जो हैं वो बिल्डअप होते रहेंगे एंड ओवरफ्लो, उनका फ्लो ओवर हो जाएगा ऑन टू द चिक्स, तो फिर वो चिक्स के ऊपर बहेंगे। जब हमारे आंसू बहते हैं, जब टीयर्स बहते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो वो कुछ हमारे चिक्स के ऊपर बहते हैं और कुछ हमारा उनका जो वाटर होता है वो हमारे नोज़ के ज़रिए बह रहा होता है। तो इस अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो आंसू आँख के अंदर नहीं रहेंगे, वो बल्कि चिक्स पर बहना शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा टीयर डक्ट का टॉपिक। देन हमारे पास टॉपिक है विजुअल डिसऑर्डर। विजुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? दीज आर कंडीशन, विजुअल डिसऑर्डर कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है। इनको हम कंडीशन भी कहते हैं। आँख की वो कंडीशन होती है जिससे हमारी विजन इफेक्ट होती है। अक्रॉस द वर्ल्ड विजुअल कंडीशन ही विजन लॉस होने का बायस बनते हैं। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में ये फॉल करते हैं हमारे विजुअल डिसऑर्डर जो हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या हैं? सबसे पहले हम इनके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या हैं। कॉमन सिम्टम्स आर, कॉमन जो हैं, जो ज़्यादा फेमस हैं सिम्टम्स, वो ये हैं। डबल विजन, यानी डबल विजन ऐसे होती है कि इंसान को दो दो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। हम देख तो एक चीज़ रहते हैं लेकिन उस चीज़ की वो ऑब्जेक्ट हमें दो बार नज़र आ रहा होता है, एक बार यानी वो डबल करके हमें दिखाई दे रहा होता है। हेजी विजन, ब्लरी विजन, अनक्लियर विजन। हेजी विजन, ब्लरी विजन, अनक्लियर विजन सब सेम है। धुंधली विजन होती है, अनक्लियरी में भी धुंधली होगी, ठीक है, मतलब क्लियर ऑब्जेक्ट हम सीन करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला, ब्लरी हैजी सा हमें दिखाई दे रहा है। पुअर फोकस, पेशेंट का ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस बहुत पुअर होता है, फोकस नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंडिविजुअल जो रिफ्रैक्टिव एरर में मुब्तला होता है वो उसका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है उसका फोकस। हेडिक होता है उसको, किस वजह से होता है? यूजुअली वाइल रीडिंग, जब वो रीडिंग कर रहा होता है, और लॉन्ग यूज विजन, यानी वो जब बहुत टाइम के लिए विजन को यूज करता है, जैसे एक घंटे से किताब पढ़ रहा हो या एक घंटे से टाइपिंग कर रहा हो, आधे घंटे से कर रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशन में उसकी विजन क्या हो जाएगी? सॉरी, उसको हेडेक फील होगा, यानी उसके सर में दर्द होगा। आई स्ट्रेन, ठीक है, आंखें खिंची खिंची रहेंगी, उसको
हेलोज फील होंगे सर्कल सर्कल में, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट वो देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को भी देखने की कोशिश कर रहा है नाइट में, रात के टाइम, तो वो उसको जो हॉलोज हैं जो राउंड सर्कल में होते हैं वो दिखाई देंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी वो क्या कहते हैं ना कि हमें हमारे बुजुर्ग हजरात कहते हैं हमें तारे तारे दिखाई दे रहे हैं। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं या किसी इंडिविजुअल को हम फोकस करके देखें तो वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, हमें तारे तारे से उसके फेस पे नजर आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो हॉलोज होते हैं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं हॉलोज। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर डिसऑर्डर। रिफ्रैक्टिव एरर के डिसऑर्डर के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं विजन को। दीज आर कॉज्ड बाय इरेगुलरिटी इन शेप साइज, मतलब इरेगुलरिटी आ जाती है शेप में, साइज में, आई बॉल के। आई बॉल का जो दो पार्ट्स होते हैं हमारे आई बॉल के, कॉर्निया एंड लेंस, इन दोनों में इरेगुलरिटी आ जाती है इनकी शेप में, कॉर्निया की और लेंस की। आई बॉल के जो दो पार्ट्स हैं कॉर्निया एंड लेंस, इन दोनों की शेप में इरेगुलरिटी आ जाती है, ये इरेगुलर हो जाते हैं यानी इनकी शेप चेंज हो जाती है। इसके अलावा इनका कर्वेचर ख़राब हो जाता है। जब कर्वेचर इनका ख़राब हो जाएगा यानी इट्स मीन के इन शेप ख़राब हो जाएगी तो अनइक्वल सी लाइट अंदर जाएगी हमारी आंख के। तो ये बेसिकली 4 रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। नंबर 1 पे मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। जो 5th है वो एक कंडीशन है, वो क्या है, एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मायोपिया को। व्हाट इज़ मायोपिया, मायोपिया क्या है और इसमें हमारी विजन कैसे इफेक्ट करती है, क्या हम इसमें ऑब्जेक्ट को नियर या फार से सीन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मायोपिया, मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल है जो मायोपिया का शिकार है वो क्या करता है, वो नियर ऑब्जेक्ट को तो इजीली देख पाता है बट नॉट सीन क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। मतलब जब वो किसी भी जैसे हम उसने रीडिंग करनी है तो वो कुछ अपनी आइज के करीब करके देखेगा तो उसको वो रीडिंग इजीली कर पाएगा, लेकिन वो कुछ दूर रखेगा तो कुछ डिस्टेंस पे रखेगा तो वो इजीली रीडिंग नहीं कर पाएगा। नो प्रॉब्लम क्लोज वर्क रीडिंग, वो क्लोज वर्क में भी प्रॉब्लम फील नहीं करता और रीडिंग जब क्लोज आंखों के क्लोज टू आइज जब आंखों के करीब करके रीड कर रहा होता है तब भी वो कोई प्रॉब्लम फील नहीं करता, वो इजीली कर लेता है। डिस्टेंस विजन इज ब्लर्ड, डिस्टेंस विजन उसकी धुंधली होती है, ब्लरी होती है। फोकस फ्रंट ऑन रेटिना होता है, रेटिना के बिल्कुल फ्रंट पे। जब एक नॉर्मल विजन जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जब उसकी आंख पे लाइट लेंस उसकी लाइट को पास करता है तो वो रेटिना के उस रीजन पे जाके फोकस करती है जिस जगह पे मैक्यूला होता है। लेकिन एक मायोपिया का जो शिकार है, जो मायोपिया में मुब्तला है इंडिविजुअल, जो मायोपिया पेशेंट है, उसके क्या होगा, लाइट रेटिना से पहले हिट करेगी। यानी कुछ रेटिना जिस जगह पे रेटिना लोकेट करता है उससे पहले, उससे कुछ डिस्टेंस पे पहले ही लाइट अपना जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लाइट वहां पे पहले ही हिट कर जाएगी। आईज टू लॉन्ग, इसमें आई बॉल कुछ लॉन्ग हो जाता है। ये नहीं है कि हम देखेंगे इंडिविजुअल मायोपिया इंडिविजुअल को कि उसका आई बॉल लॉन्ग हो चुका है, इस तरह देखने से नहीं नजर आएगा। लेकिन जब हम उसका चेकअप करेंगे, जब एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसका चेकअप कर रहा होता है ड्यूरिंग सॉरी विजुअल टूल्स के जरिए, जिन चीज़ों से विजन को चेक किया जाता है उनके जरिए उसका चेकअप कर रहा होता है, तो तब उसको अंदर एंटायर आई से मालूम होता है कि इस जो पेशेंट है इसका आई बॉल लॉन्ग हो चुका है, बड़ा हो चुका है, ठीक है, साइज में वो कुछ बड़ा हो जाता है। जब स्वेयर हो जाए मायोपिया, स्वेयर मायोपिया रिक्वायर्स आई ग्लासेस टू एक्सपैंड विजन। जब मायोपिया स्वेयर हो जाता है तो उसको आई ग्लासेस दिए जाते हैं उसकी विजन को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि वो चीज़ों को इजीली सीन कर पाए, उसकी विजन को नॉर्मल करने के लिए। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मायोपिया क्या है कि ये कॉमन होता है किनमें, चिल्ड्रन में कॉमन होता है, बच्चों में कॉमन होता है। बाय कनकेव लेंसेज कैन बी यूज्ड, बाय कनकेव लेंस यूज किए जाते हैं मायोपिया में। बाय कनकेव लेंस कौन से होते हैं, जो माइनस के ग्लासेस होते हैं, माइनस के लेंस होते हैं, ठीक है। तो मायोपिया पेशेंट को कौन से ग्लासेस रिकमेंड किए जाते हैं, माइनस ग्लासेस रिकमेंड किए जाते हैं। लेजर सर्जरी इज इफेक्टेड टू हाइपर मायोपिया,
मायोपिया के पेशेंट के लिए क्या इफेक्टेड होता है, लेज़र सर्जरी इफेक्टेड होती है, यानी लेज़र सर्जरी से इनकी आइज़ को जो है वो नॉर्मल किया जा सकता है कुछ ग्लासेस के ज़रिए, ठीक है। डॉक्टर जब चेकअप करते हैं, जब ये डायग्नोज हो जाए कि पेशेंट मायोपिया में मुब्तला है, तो देन उसकी आइज़ के लिए जो ग्लासेस रिकमेंड किए जाते हैं वो माइनस ग्लासेस होते हैं, और लेज़र सर्जरी के लिए लेज़र सर्जरी के ज़रिए बाइकनकेव लेंस लगा दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। देन हमारे पास है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट मायोपिया में क्या था, मायोपिया में पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट को इजीली सीन कर सकता है, लेकिन हाइपरोपिया में क्या होता है, पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट को इजीली सीन नहीं कर पाता, लेकिन वो फार ऑब्जेक्ट को इजीली सीन कर पाता है जो उससे डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं कुछ। कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, आइज टू शॉर्ट, इसमें आई बॉल कुछ शॉर्ट हो जाता है। फोकस इमेज बिहाइंड द रेटिना, इसमें इमेज का फोकस कहाँ पे जाके होता है, रेटिना की बैक साइड पे, यानी इमेज वहां पे बनता है जाके। मोस्ट कॉमन इन अडल्ट 40 से अबव जो पेशेंट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, वो मायोपिया में हाइपरोपिया में मुब्तला हो जाते हैं, हाइपरोपिया का शिकार हो जाते हैं। सब में रिक्वायर ग्लासेस, इसमें भी ग्लासेस रिक्वायर किए जाते हैं। इसमें कौन से ग्लासेस, इसमें कन्वेक्स लेंस या बाइकनकेव और कनकेव एक ही चीज़ है, ठीक है। बाइकन्वेक्स और कन्वेक्स दोनों एक ही चीज़ है। अब बाइकनकेव क्या होते हैं, ये प्लस के ग्लासेस होते हैं। लेज़र सर्जरी इज इफेक्टिव, इसके लिए भी, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी लेज़र सर्जरी इफेक्टिव होती है। एस्टिग्मेटिज्म, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर, जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर हैं चार, इन चारों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म। कॉजेज बाय इरेगुलरली कर्व्ड, ये एबनॉर्मल कॉर्निया या लेंस दोनों, जिस पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है या वो एस्टिग्मेटिज्म का शिकार है, तो उसका जो कॉर्निया या लेंस वो कर्वेचर हो जाता है, ठीक है, और उसकी शेप खराब हो जाती है। जब उसका कर्वेचर, उसकी शेप खराब हो गई है, वो कर्व्ड हो गया, सॉरी स्टूडेंट इतनी लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग। कर्वेचर जब खराब हो जाएगा, देखें कॉर्निया कर्व्ड होता है ना, तो जब वो कर्व्ड रहेगा ही नहीं, उसका कर्वेचर ही खराब हो गया, तो फिर क्या होगा कि अनइक्वल लाइट हमारी आई में एंटर होगी। कॉर्निया और लेंस नॉट राउंड, वो राउंड शेप में रहते ही नहीं है, ठीक है, उनकी शेप खराब हो जाती है, वो राउंड नहीं रहते हैं। इक्वल लाइट, सॉरी, और इम्पेयर्ड विजन, विजन जो है, पेशेंट जो है वो विजन से इम्पेयर्ड होता है, विजन लॉस। देन इसमें भी ब्लड विजन होती है एट ऑल डिस्टेंसेस, नियर से भी और फार से भी, दोनों साइड से पेशेंट चीज़ों ऑब्जेक्ट को इजीली सीन नहीं कर पाते। मे कॉज ब्लर द डिस्टेंस और नियर विजन, इसमें भी यही बात उन्होंने बताई हुई है कि एस्टिग्मेटिज्म की वजह से पेशेंट नियर ऑब्जेक्ट को भी इजीली सीन नहीं कर पाता और फार ऑब्जेक्ट को भी नहीं कर पाता। एस्टिग्मेटिज्म को भी हम ग्लासेस से ही ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंजेस से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेस बायोपिया, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, ये नॉर्मल एजिंग में ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है किसका, प्रेस बायोपिया का। प्रोग्रेस विद द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, 40 ईयर से लेकर आगे जैसे एज बढ़ती रहती है, ये प्रोग्रेस करता रहता है प्रेस बायोपिया। इनएबिलिटी टू फोकस ऑन क्लोज वर्क, जब हम क्लोज वर्क करते हैं तो इसमें हमें इनएबिलिटी होती है, हम क्लोज वर्क नहीं कर पाते। रिक्वायर्ड लॉन्गर डिस्टेंस फॉर रीडिंग, कैन नॉट रीड ऑब्जेक्ट लेस देन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से पेशेंट रीड कर सकता है, इससे ज़्यादा करीब से पेशेंट रीड नहीं कर सकता, प्रेस बायोपिया जिसको होगा। कॉमनली अपेयर एट 40 ईयर्स, 40 साल की एज में ये हर पेशेंट को अपेयर हो जाता है, मोस्टली पेशेंट को हो जाता है, ये इमरान खान को भी था। इवेंचुअली डेवलप इन एवरीवन में ये डेवलप होता है। जो अकोमोडेटिव पावर होती है इसमें वो लॉस हो जाती है, जैसे लेंस हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस कर्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, और जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस फ्लैट हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। लेंस बिकम लेस रेजिलियंट, लेंस की जो अकोमोडेटिव पावर है वो खत्म हो जाती है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लेंस वीकन्स, लेंस वीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्या है, एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है, ये कंडीशन है,
ऑलरेडी मैं बता चुकी थी रिफ्रैक्टिव एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। और ये एनिसोमेट्रोपिया क्या है, ये कंडीशन है। डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ टू आईज, दोनों आईज में रिफ्रैक्टिव एरर डिफरेंट होता है। यानी एक में मायोपिया तो दूसरे में हाइपरोपिया होगा, एक में एस्टिग्मेटिज्म है तो दूसरी आंख में प्रेस बायोपिया होगा। इस तरह से ये डिफरेंट होता है दोनों आईज में। अनइक्वल फोकस ऑन बोथ आईज, दोनों आईज का फोकस इक्वल नहीं होता। जाहिर है एक में हाइपरोपिया होगा, दूसरे मायोपिया होगा, तो फोकस इक्वल कब होगा? एक्सेसिव आई रबिंग कैन, पेशेंट आईज को बहुत ज्यादा रब करता है, आईज को मतलब इचिंग होती है उससे आईज में, वो ऊपर से रब करता है आईज को, ठीक है। कैन बी कॉन्जेनिटल और अक्वायर्ड, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है और अक्वायर्ड भी हो सकता है। अक्वायर्ड मतलब बाद में। ये हमारे थे रिफ्रैक्टिव एरर्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। किन टूल्स के साथ इनको चेक किया जाता है और इनका कुछ ट्रीटमेंट डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एंड मिस ओवर टू यू मिस तैयबा। ओके, एक चीज़ ऐड करूँगी। हमने सबसे पहले यहाँ पे सिम्टम्स पढ़े। तो सिम्टम्स कहते हैं वो इलामात जो पेशेंट खुद फील करता है और डॉक्टर्स को बताता है, लेकिन जो साइंस हैं उनको डॉक्टर्स जो है ना वो देखते हैं कि इस जो इलामात वो पेशेंट बता रहा है उसके अलावा साइंस जो वो डॉक्टर्स को मालूम होता है, निशान कुछ इशारे होते हैं, कुछ साइंस होते हैं उस डिजीज़ से रिगार्डिंग, तो वो फिर डॉक्टर्स उसके बारे में पेशेंट से क्वेश्चंस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कह रहा है कि मुझे फ़ीवर है, मुझे खांसी हो रही है, तो उसके साथ डॉक्टर्स उनसे कुछ और साइंस पूछ सकते हैं कि फ़लाँ आपको ये भी फ़ील हो रहा है, यानी आपको हेडेक भी हो रहा है। और इस तरह से जो भी साइंस हैं, किसी भी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग वो डॉक्टर्स एडमिनिस्टर करते हैं या उस डॉक्टर्स देखते हैं और सिम्पटम्स जो पेशेंट्स फ़ील करते हैं और डॉक्टर्स को कंप्लेन करते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्टिव एरर्स हमने आज पढ़े हैं। रिफ्रैक्टिव मीन्स जैसे आपने एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो कॉर्निया और लेंस हैं, ये लाइट को रिफ्रैक्शन में और लाइट बेंडिंग में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रोल प्ले करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स वो एरर्स हैं जो कि मैनेज किए जा सकते हैं, ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं। ठीक है, ये एरर्स होते हैं, ये कोई परमानेंट ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि जो रिवर्सिबल ना हो। और अब हम चलते हैं रिसर्च की तरफ। हमने रिसर्च में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय पर्पस पढ़ी थी और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वालिटेटिव रिसर्च, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, उसके जो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं या फिर डाटा एनालिसिस में कौन से एनालिसिस यूज़ होते हैं वो हमने कल पढ़ा था। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी एक टाइप रह गई थी, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको स्टडी करना नेचुरल सेटिंग्स में रहते हुए, उनको कंट्रोल नहीं करना बल्कि उनको एक्चुअल कंडीशन में जो उनके रियल सेटिंग्स हैं, नेचुरल सेटिंग्स हैं, सोशल या फिर जो एजुकेशनल सेटिंग्स हैं, उनके अंदर ही उनको रहते हुए स्टडी करना, ये क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी कहलाता है। और इसीलिए इसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस करती हैं। इसके अलावा हमने एक टाइप पढ़ी थी एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। तो हमने इसको बोला था कि ये कल्चरल रिसर्च भी है, चूंकि इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट कल्चर्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को स्टडी किया जाता है। तो इसी का एक सब सेगमेंट है नेटनोग्राफी। नेट से निकला है, जिसका मतलब है कि सोशल मीडिया और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनके थ्रू कल्चर को स्टडी करना और सोशल प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करना कि ये क्या रोल प्ले करते हैं, और इनको हम फिर एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर ही स्टडी करते हैं। नेटनोग्राफी इसका नाम है, ठीक है, यानी इसी का ये सब सेगमेंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें कि ये मतलब क्वांटिफाइबल होती है, काउंटिंग की बेस पे होती है, नंबर्स की बेस पे जो उसमें डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिक बेस्ड होता है, और जबकि क्वालिटेटिव में इंटरप्रिटेशन बेस्ड होता है, लैंग्वेज पे बेस करता है और डेटा को मैनुअली एनालाइज किया जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा लार्जर होता है, यानी सैंपल साइज लार्जर होता है और डेटा भी जो है वो स्टैटिस्टिकली एनालाइज होता है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एनालाइज किया जाता है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो है
स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। इन शॉर्ट हम इसको SPSS बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में हेल्प आउट करता है रिसर्चर्स को। इसके अंदर हम डेटा को नंबर्स की बेस में, न्यूमेरिक फॉर्म में कोडिंग करके और उसमें डेटा एंटर करते हैं। और डेटा किसके थ्रू हम लोग करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कह रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। उनको हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं, एज इट इज भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद डेवलप करते हैं, क्वेश्चनर्स डेवलप करते हैं, सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर्स। ठीक है, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ब्रीफ इंटरव्यूज। और जो हम डेटा को हम एनालाइज करते हैं वो भी नंबर्स की फॉर्म में करते हैं। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, वो लिकर्ट स्केल, कुछ रेटिंग स्केल्स होते हैं जिनमें डाइकोमोटर स्केल है, जिसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो येस एंड नो में आंसर करता है। इसी तरह से एक रेटिंग स्केल है बिग 5 इन्वेंटरीज। ठीक है, इसमें क्या है कि 4 से लेके 10th या 11th लेवल तक जो है वो लिकर्ट स्केल यूज होते हैं, जिनमें कॉमनली 5th लेवल का लिकर्ट स्केल यूज करते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, तो उसका नाम है बिग 5 इन्वेंटरीज। तो ये क्या है, एक रेटिंग स्केल है जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। अब जिस तरह से हमने लिकर्ट स्केल की बात की है, तो इसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये टर्म्स या ये पॉइंट्स जो है ना, हम इनको यूज करते हैं। तो ये जो लिकर्ट स्केल है इसको क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल है। इसी तरह एक डाइकोमोटर स्केल है जिसको मैंने पहले डिस्कस किया। इसके अंदर डेटा हम लोग SPSS के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। इसमें क्या कहा ही जाता है कि जो सैंपल साइज है वो लार्जर होता है, और जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ही रिजल्ट्स एप्लीकेबल होंगे, जनरलाइजेबल होंगे। जबकि तो हम बात कर रहे थे रेटिंग स्केल की बिग 5 इन्वेंटरीज में, जिसमें हमने कहा कि कॉमनली 5 टाइप लिकर्ट स्केल जो है वो इस्तेमाल करते हैं कॉमनली रिसर्चर्स। उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, एक स्टेटमेंट के अंदर 5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक चूज करना होता है। एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इनमें से कोई एक जो है वो चूज करना होता है। तो अब इनको हम वैल्यूज दे देते हैं, जैसे एग्री को नंबर 1 दे दिया, स्ट्रांगली एग्री को नंबर 2 दे दिया, न्यूट्रल को 3 नंबर, 4th पे डिसएग्री एंड 5th पे स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को इनको हम जब वैल्यूज दे देते हैं, नंबर्स असाइन कर देते हैं कोडिंग के लिए, तो फिर वो स्टैटिस्टिकली एनालाइज होता है थ्रू SPSS। ओके, स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो डेटा है वो ज्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होते हैं, डेटा लार्जर साइज में होता है। इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ का कहना है कि लार्जर हो अगर पॉपुलेशन तो इसका 10% लेना चाहिए, बाज का कहना है कि 5% ऑफ पॉपुलेशन, और बाज ये भी कहते हैं कि अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा ही लार्जर है तो उसका हम 1% भी ले सकते हैं। तो ये था कि हमने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं। अब हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इनकी सब टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च। तो नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे नाम से जाहिर है कि बयानिया रिसर्च इसको कहते हैं। अब ये क्या है कि ये ऐसी रिसर्च है कि जिसमें करंट स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं, करंट फिनोमेना को, करंट प्रॉब्लम को जो करंटली अभी चल रहा है। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम रेडीनेस लेवल को चेक करते हैं जनरल टीचर्स के रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, के स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए इंक्लूजन के लिए जो जनरल टीचर्स हैं उनका रेडीनेस लेवल क्या है। ठीक है, यानी हम उसका करंट स्टेटस मालूम करते हैं। या फिर एक और एग्जांपल है कि
पेरेंटल रोल इन देयर इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, के जो पेरेंटल रोल है या पेरेंट्स की एजुकेशन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो बच्चों की एजुकेशन पे क्या रोल, क्या अफेक्ट करती है, कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है उनको। तो इसके अंदर हम सर्वे मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चनेयर्स डेवलप करते हैं और सर्वे मेथड के थ्रू हम इसके अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं और इसमें फिर हम डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। अभी हम इनको इंशाल्लाह इसके बाद स्टडी करेंगे जब हम ये टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इनमें क्या है कि मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च की, कि जो सैंपल है वो रेंडमली सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसी तरह से कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसेस एंड जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल या फिर चेन सैम्पलिंग। तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग का यूज करते हैं या फिर कभी पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग भी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा स्नोबॉल और चेन सैम्पलिंग। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में, रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया जाए। ओके, इसमें तो हमने सिर्फ ये देखा कि करंट लेवल क्या है, ठीक है ना, करंटली कैसे इफेक्ट कर रहा है कोई भी फिनोमेना अदर फिनोमेनास को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन से मुराद ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। सपोज हमने एक डिस्कस किया था पेरेंटल रोल या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर इन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसमें क्या हुआ कि हम जो पेरेंटल रोल है उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। और इसमें मोस्टली जो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं वो है पियर्सन टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट में जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं और उसके लिए टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो कौन सा करते हैं, अगर हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उसमें लेवल ऑफ मेजरमेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए, यानी रेशियो लेवल का या फिर इंटरवल लेवल का। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ कि जब भी हम कोरिलेशनल रिसर्च में हम अपना कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे तो लेवल ऑफ मेजरमेंट रेशियो लेवल होना चाहिए या फिर इंटरवल्स, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए। अब जो एकेडमिक अचीवमेंट है, हम उसका जब हम इसका स्कोर स्टडी करेंगे, स्कोर को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, प्रोग्रेस चेक करेंगे, तो वो क्या है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल ही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कैजुअल कंपैरेटिव या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। कॉजल कंपैरेटिव को कैजुअल कंपैरेटिव भी कहते हैं और एक्सपोज्ड फैक्टो भी कहते हैं। इसमें हम कॉजेज और रीजंस फाइंड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर है उनमें क्या डिफरेंस है और उनके बिहेवियर्स में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो ये जो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च है इसमें कॉजेज और रीजन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि स्मोकिंग के इंसानी जिंदगी पे क्या असरात होते हैं, इंसानी सेहत को वो कैसे मुतासिर करती है। अब एक इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग करता है और उसकी वजह से उसके लंग्स जो है वो अफेक्ट हो गए। अब जो उनके लंग्स का मुतासिर होना है वो क्या है, अफेक्ट है किसका, स्मोकिंग का। स्मोकिंग उसकी कॉज है। ठीक है, क्योंकि वो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग के अंदर स्मोकिंग की वजह से उसके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, यानी उसकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब इसी तरह से एक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। क्वेश्चनेयर्स में हम वो क्वेश्चंस उन इंडिविजुअल से ये सर्वे कंडक्ट कराएंगे जो ग्रुप स्मोकिंग करता है, और एक वो ग्रुप ले लेंगे जो कि स्मोकिंग नहीं करता। तो इस तरह से हम उनके कॉज और इफेक्ट को स्टडी करेंगे और उसके बाद एक और सर्वे करेंगे जिसके बाद हम अचीवमेंट को या फिर उनकी प्रोग्रेस को दोबारा से मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जब भी हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च करेंगे तो इसमें हम पेयर्ड सैम्पलिंग टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट
अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमने पीछे कोरिलेशनल रिसर्च पढ़ी है, तो कोरिलेशन में जो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट की रेंज है वो प्लस 1.00 से माइनस 1.00 के दरमियान होती है। जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस 1 के करीब होगा, इट मीन्स के जो उसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली जो हाईली पॉजिटिव है, और अगर -1 के करीब होगा तो इम्पैक्ट हाईली नेगेटिव है। मतलब जो उसका असर है, जो हम रिलेशन मालूम कर रहे हैं कोरिलेशन में, वो हम इससे पता करेंगे और मेजर करेंगे कि कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को। ओके, तो हम पढ़े थे कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में थोड़ी सी क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, सिमिलर टू ये रिसर्चेज हैं। लेकिन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिन्हें हम जैसे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको विदाउट एनी यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस हम उनको एक सिंपल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, और एक ग्रुप है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं और उनको हमने डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ असिस्ट किया है, ठीक है। तो अब वो इंडिविजुअल्स जिनको कोई इंटरवेंशन दी है, कोई ट्रीटमेंट दी है, वो क्या है, वो जो उसके बाद उसकी प्रोग्रेस जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि वो हाईली क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वो किसको, दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट कर रहा है। यानी दोनों के दरमियान हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और एक कंट्रोल्ड ग्रुप होगा, ठीक है। एक वो ग्रुप है जिसको हमने कोई इंटरवेंशन दी है, कोई ट्रीटमेंट दिया है, और एक वो ग्रुप जो बगैर किसी असिस्टिव डिवाइसेस के या बगैर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जिनको टीच किया जा रहा है। तब उनकी और दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके अचीवमेंट को मेजर किया जाएगा। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट का मतलब यही है कि ट्रीटमेंट देना, कोई इंटरवेंशन देना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में हम किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो शॉर्ट टर्म है, उसमें डेटा एक दफा कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट क्लासेस से, यानी जो रिसर्चर है वो डिफरेंट क्लासेस से डेटा कलेक्ट करेगा। और क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म रिसर्च है। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें सेवरल टाइम्स में डेटा कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सेम सैंपल, ठीक है। उनका सैंपल चेंज नहीं होगा, उन्होंने सेम सैंपल से डेटा कलेक्ट करना है और एक लॉन्ग टर्म रिसर्च करनी है। तो ये क्या है कि जिसमें हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, टारगेटेड पॉपुलेशन की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास सर्वे रिसर्च है। होपफुली ये जो टाइप्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो इनके डाटा कलेक्शन और एनालाइज के हवाले से, आपको एनालिसिस के हवाले से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर वो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड और अप्रोच पढ़ा था। अप्रोच और मेथड में हमने दो तरह की मेजर टाइप्स पढ़ी हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, और आगे अब हमने इनकी डिफरेंट सब टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org
हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindca.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।